हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में देखेंगे जीरोम ब्रूनर और सिगमंड फ्रूड के सिद्धांत। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उनको पढ़ेंगे डिटेल में। बट इससे पहले आपकी वाइगोत्स्की की थ्योरी हो चुकी है, जीन पियाजे की थ्योरी हो चुकी है, विकास और विकास के प्रकार, सिद्धांत, इन सभी की बातें हो चुकी हैं। तो आप उन क्लास को जाकर प्रीवियसली देख लें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने कराए हैं। मीन्स टॉपिक तो आपके बहुत ही बड़े हैं, लेकिन उसमें से भी एकदम ये समझ लो जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी बकवास नहीं है इसमें, बस वही पॉइंट्स पढ़ाए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रही हूँ इसको, बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ा रही हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम में 30 में से 30 नंबर ला सकें। इसलिए आप सभी का भी सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं कि आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है, चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि बातें प्रीवियसली। ठीक है, अब आज हम की क्लास में क्या देखेंगे, जीरोम ब्रूनर हैं क्या, कैसे इन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। सो देखते हैं, सबसे पहली हेडिंग होगी आज की आपकी जीरोम ब्रूनर। इन्होंने संज्ञान का सिद्धांत दिया। ये कौन है? ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, यानी कि आप कह सकते हैं अमेरिकन संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इससे पहले वाइगोत्स्की की बात आई थी तो वो कैसे थे? वो रशियन मनोवैज्ञानिक थे। उससे पहले जीन पियाजे की बात आई थी तो वो स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो याद रखना, ये पॉइंट भी पूछ लिया जाता है आपसे। तो जीरोम ब्रूनर कौन थे? अमेरिकन संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किसका सिद्धांत दिया? इन्होंने संज्ञान का सिद्धांत दिया और 3 पॉइंट्स पर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। वो 3 पॉइंट कौन कौन से थे? सबसे पहले थी इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी बच्चा जो है मूवमेंट या एक्टिविटी करके ही सीखता है। इनएक्टिव यानी कि एक्टिव में बिजी रहकर। ठीक है, तो बच्चा कोई एक्टिविटी करके, कोई मूवमेंट करके ही चीज़ों को सीखता है। जैसे उसको पजल्स दे दिया जाए, वो चीज़ों को जोड़ता रहता है, तोड़ता रहता है, सीखता रहता है, तो वो उसके मेंटली डेवलप कर रहा है, उसके संज्ञान को भी विकास कर रहा है, वो उन गलतियों को कर करके सीख रहा है। ठीक है, तो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया किसने? जीरोम ब्रूनर ने। सेकेंड, आइकोनिक, यानी जहाँ बच्चा इमेज से सीखता है। जैसे ग्रैप से आपने उसको ग्रैप बोल दिया तो वो उसको इतनी चीज़ें याद नहीं होंगी, ग्रैप्स, जी फॉर ग्रैप्स। ठीक है, लेकिन जब वहीं पर आप उसको एक ये इमेज दिखाएंगे ग्रैप्स का, तो वो बहुत आसानी से उसको सीख जाएगा। आपने उसको मैंगो का इमेज दिखाया, उसके बाद आपने बाद में उससे पूछा ये क्या है, तो वो बता देगा कि ये मैंगो है। ठीक है, आपने उसको एप्पल का दिखाया और उसने बाद में बता दिया कि हाँ ये एप्पल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसको बोलते हैं आइकॉनिक, यानी कि आइकॉन को, इमेज को देखकर पहचानना। तो आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन पर भी इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। थर्ड आता है सिंबॉलिक, जहाँ वर्ड्स यानी कि जो शब्द हैं वो कैसे सीखे जाते हैं? सिंबल से भाषा समझते हैं। जैसे ग्राफ्स से भी समझ जाएगा कि ये अंगूर हैं। पहले तो आपने उसको बता दिया कि हाँ भाई, ठीक है, ये इस तरीके का जो इमेज दिख रहा है वो क्या है? ग्रैप्स है। तो अब जब भी आप उसको दिखाओगे ना, वो आसानी से समझ जाएगा क्या है? ग्रैप्स है। तो अगर आप उससे ग्रैप्स बोलोगे तो उसके क्या होगा? दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, किसकी? इसकी। ठीक है, तो बच्चा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से भी सीखता है, यानी ग्रैप बोलने पर भी वो समझ जाता है कि ये अंगूर है, पिक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 पॉइंट्स याद रखना जिस पर जीरोम ब्रूनर ने ज़्यादा ध्यान दिया है। इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन पर, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन पर और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पर सबसे ज़्यादा जीरोम ब्रूनर ने ध्यान दिया है और इन्होंने ही संज्ञान का सिद्धांत दिया है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। डिस्कवरी लर्निंग को इन्होंने ज़्यादा जोर दिया। स्पाइरल कैरिकुलम यानी प्रीवियस से न्यू ज्ञान बनाना, इस पर भी किसने? जीरोम ब्रूनर ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, तो यही पॉइंट्स आपको बस जीरोम ब्रूनर के बारे में याद रखना है कि इन्होंने संज्ञान का सिद्धांत दिया, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। 3 पॉइंट पर इन्होंने जोर दिया, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक पर। डिस्कवरी लर्निंग को ये प्रमोट करते थे कि बच्चा खोज कर ज़्यादा चीज़ों को सीख सकता है। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है वो हमको नई नॉलेज बनाने में बहुत ही हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये सभी बहुत ही वास्तविक बात इन्होंने बोली थी, रियलिटी बोली थी इन्होंने, बहुत ही अच्छी थ्योरी इनकी थी ये। नेक्स्ट आता है सिगमंड फ्रूड के सिद्धांत। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना किसने दिया है? सिगमंड फ्रूड ने दिया है। तो सिगमंड फ्रूड का जो थ्योरी है उसका नाम ही है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? पहला पॉइंट है, इन्होंने एक एनर्जी, जिसे क्या बोला गया? लिबिडो कहते हैं, पर बात की। ठीक है, ये एनर्जी है क्या? यह एक टोटल स्ट्राइविंग फोर्स है। ठीक है, क्या है? एक तरीके का स्ट्राइविंग फोर्स है।
यानी कि प्रत्येक स्टेज पर एनर्जी यूज होती है, किसी स्टेज पर ज़्यादा तो किसी स्टेज पर कम एनर्जी यूज होने पर उस स्टेज में फिक्सेशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, कहीं पर कोई काम करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कहीं पर कोई काम करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो इन्होंने पर्सनालिटी की 3 बात कही। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जब आपसे लिबिडो वर्ल्ड पूछा जाए तो लिबिडो वर्ल्ड क्या है, एक एनर्जी है। लिबिडो पर बात किसने की, तो ये सिगमंड फ्रॉइड ने बात की। ठीक है, तो ये याद रखना आप। उसके बाद सेकेंड आता है, इन्होंने पर्सनालिटी के 3 प्रकार भी दिए। किसने, सिगमंड फ्रॉइड ने। क्या क्या दिया, इद, ईगो और सुपर ईगो। इद क्या है, अनकॉन्शियसनेस यानी कि अचेतन है, जो सपनों के द्वारा आता है, एक्सपीरियंस से नहीं आता। जैसे हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बट वो हमें एक्सपीरियंस से नहीं मिल रहा, बस वो क्या आ रहा है, सपनों में ही आता है। तो जो सपनों के द्वारा आता है उसको अचेतन बोला जाता है, इद बोला जाता है। ईगो, अहम, यानी कि ये पार्शियली कॉन्शियस होता है। और सुपर ईगो जो परा अहम होता है, कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि जड़ चेतन होता है ये। तो यहाँ पर अब आपको तीनों के बारे में समझ लेना है। ईद क्या है, ये इम्पल्सिव काम करता है, यानी कि जो मन में आया करो, जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, यह लिबिडो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ईद क्या है कि आपकी जो मर्जी में आया आपने उसको किया। सोसाइटी क्या सोचती है, समाज क्या सोचते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी को लिबिडो भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, वहीं पर अगर हम सुपर ईगो की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये देखता है कि भाई सोसाइटी के नियम कानून कायदे क्या हैं, उसके नॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, नैतिक मूल्य, समाज के नियम कायदे कानून पर काम करता है, बिल्कुल भी गलत काम नहीं करते हैं। कौन, सुपर ईगो वाले लोग। ठीक है, और ईगो क्या है, इन दोनों में बैलेंस बना के चलता है, यानी कि ईद और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस कौन बनाता है, ईगो बनाता है। इन दोनों के बीच के रास्ता निकालने का काम करता है। ईद और सुपर ईगो को बैलेंस करता है या मीडिएटर का काम करता है, ये रियलिटी पर काम करता है। भाई ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा तुम समझ लो, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, वो वाली बात है ईगो की। ठीक है, तो समझ आ गया। तो ईद, सुपर ईगो और ईगो, ये कहाँ से बात आई, ये हमारी पर्सनालिटी के 3 पॉइंट्स पर किसने बात कही थी, तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि पर्सनालिटी 3 प्रकार की होती है। एक होती है ईद, जिसमें हम सोसाइटी को ध्यान में ना रखकर सारे काम करते हैं। सुपर ईगो, जिसमें हम पूरे सोसाइटी के नियम कायदे कानून से चलते हैं। ईगो, जो कि इन दोनों के बीच में बैलेंस करके चलता है, जो एक मीडिएटर का काम करता है। अब बात आती है मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के कुल कितने चरण हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना कुल कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। वहीं पर जीन पियाजे के सिद्धांत के कुल कितने चरण हैं, 4 चरण हैं, जिसमें हमने सेंसरी मोटर देखा था, प्री ऑपरेशनल मेथड देखा था, कॉन्क्रीट देखा था और हमने फॉर्मल देखा था। तो 4 वहाँ पर स्टेजेस देखे थे। उसी तरीके से मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में कुल 5 चरण हैं और इसको किसने दिया है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। कौन कौन से हैं, ओ आप LGTB लेकर आए, ऐसे याद रख सकते हो। ओ आप LGTB लेकर आए, तो ठीक है, इस तरीके से याद रखते हैं। ओ से क्या हो जाएगा, ओरल, ए से क्या हो जाएगा, एनल, पी से हो जाएगा फैलिक, एल से हो जाएगा लेटेंसी और जी से हो जाएगा जेनाइटल। ठीक है, तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओ आप LGTB लेकर आए, ठीक है, तो ये आप इसको साइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बस आपको यहीं से आपको ट्रिक बनानी, ओ से ओरल, आ से एनल, पी से फैलिक और एल से लेटेंसी, जी से जेनाइटल। ठीक है, तो ये 5 स्टेजेस हो जाते हैं। अब ओरल स्टेज क्या है, जिसको मुखावस्था बोला जाता है, यानी कि जब बच्चा 1.5 साल तक का होता है, बर्थ से 1.5 साल तक का जो समय होता है वो मुखावस्था होता है। जैसे अंगूठा चूसना, है ना, मुंह से रिलेटेड कोई भी काम करना, ठीक है, बाइटिंग करना, काटना, जिससे स्मोकिंग, नेल फिक्सेशन, ठीक है, ये सभी चीज़ें करना। तो मतलब वो एक तरीके से अपने अंगूठे को चूसता रहता है, कोई भी चीज़ उसको मिलती है मुंह में भर लेता है, कोई चीज़ होती है काटने लगता है, ठीक है, नेल को मुंह में चबाता रहता है। तो ये ओरल स्टेज होता है, जिसको मुखावस्था बोलते हैं। ये याद रखना कितने समय पीरियड्स को कहा जाता है, तो 0 से 1.5 वर्ष के बच्चे को कहा जाता है। सेकेंड आता है एनल स्टेज, जिसको गुदा अवस्था कहा जाता है। ये 1.5 से 3 वर्ष का समय होता है। यूरिन को रोककर कंट्रोल करना, ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है ना, क्योंकि अब उसके बाद 3 वर्ष के बाद बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, उनको प्री स्कूल भेजना है, तो ये सभी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, एक तरीके से बताई जाती हैं कि कैसे कहाँ करना है आपको। तो जब ये चीज़ें हैं, जो यूरिन, टॉयलेट, ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, तो याद रखना ये एनल स्टेज में गुदावस्था में सिखाया जाता है, यानी कि 1.5 से 3 वर्ष का समय होता है। फिर आता है फैलिक स्टेज, ये 3 से 6 वर्ष का होता है। लैंगिक अवस्था, यानी कि उसको अपने जेनाइटल को छूकर उसे अच्छा लगता है, ठीक है।
अब यहाँ पर दो तरीके की बात होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ओडिपस क्या है और इलेक्ट्रा क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रा, ई एफ, ई के तुरंत बाद क्या आता है, एफ आता है, तो याद रखना एफ पहले होगा। ठीक है, तो फीमेल हो गई, सीधी सी बात है, फीमेल हो गई। तो इसमें क्या है, ये ओडिपस और इलेक्ट्रा, ये लैंगिक अवस्था होती क्या है कि अपने अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होता है। ठीक है, विपरीत सेक्स के प्रति क्या होता है, आकर्षण होता है, जैसे मेल का फीमेल के प्रति, फीमेल का मेल के प्रति। तो इसमें क्या होता है, जो ओडिपस होता है, ओडीपस, ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, मेल आ रहा है, तो मेल का अपोजिट सेक्स यानी कि उसकी जो मदर है उसके प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा होता है, यानी कि जो मेल होता है, बच्चा होता है, बेबी बॉय होता है, वो अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच रहता है। वहीं पर इलेक्ट्रा की बात करते हैं तो फीमेल हो गया। ठीक है, ई एफ, ऐसे याद रखना, ई एफ यानी कि फीमेल आ गई तो फीमेल का अट्रैक्शन उसके पापा के साथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो फीमेल का अपोजिट सेक्स फादर के प्रति उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रा और ओडीपस क्या होता है, समझ आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है लेटेंसी पीरियड, ये 6 से 12 वर्ष का समय होता है। ठीक है, अब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं तो इसको स्कूल एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल के काम में बिजी हो जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल अर्ज यानी कि सुसुप्त या कम हो जाती है, तो ये चीज़ें हो गई किसमें, लेटेंसी पीरियड में। नेक्स्ट आता है जेनाइटल, यानी कि 12 से ऊपर की बात हो रही है। जननांग अवस्था कहते हैं, यह वयस्क व्यक्ति हैं जो पुबर्टी टू लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, यानी कि जब वो एडोलसेंस आते हैं वहाँ से लेकर अभी लाइफ टाइम चलता है, ये जेनाइटल स्टेज में आ जाता है। तो टोटल 5 स्टेजेस आपने देखे, कौन कौन से, ओ आप LGTB लाए। ठीक है, तो ओ से क्या हो गया, ओरल हो गया, जिसमें ये माउथ की सारी बातें हो गई है, ओरल सकिंग की बात हो रही है, बाइटिंग की बात हो रही है, स्मोकिंग की बात हो रही है, नेल फिक्सेशन की बात हो रही है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है एनल स्टेज। ठीक है, जिसमें 1.5 से 3 वर्ष का समय है, यूरिन के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। फैलिक स्टेज हो गया, जो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षण रखता है, जैसे ओडिपस मेल का मदर के प्रति और फीमेल का फादर के प्रति। लेटेंसी पीरियड वो होता है जब बच्चा स्कूल एज में जाता है, यानी कि स्कूल जाना शुरू कर देता है, 6 से 12 वर्ष का समय। जेनाइटल जननांग अवस्था होती है, 12 से ऊपर का समय होता है, और पुबर्टी से लाइफ टाइम ये चलता रहता है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जैसे फ्रूट ने कुछ और भी बातें कही है। इन्होंने कहा कि जो लिबिडो है या इद है, इससे जुड़ी 2 एनर्जी की बात की। वो 2 एनर्जी कौन कौन सी, एक तो लाइफ इंस्टिंक्ट है और दूसरा डेथ इंस्टिंक्ट है। लाइफ इंस्टिंक्ट मतलब कि ऐसी इच्छाएं जिससे आप जीवित रहना चाहें, जिसको इरोस कहा जाता है। डेथ इंस्टिंक्ट जिससे आप मृत्यु यानी कि मरना चाहें, जिसको थैनाटोस कहा जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति स्ट्रेस या डिप्रेशन में होना जो मृत्यु की तरफ उसको ले जाती है, तो इसको डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं, यानी कि मृत्यु की इच्छा और जीने की इच्छा। ठीक है, तो ये दोनों जो एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये लिबिडो से या इद से जुड़ी हुई है। इसको किसने कहा, सेगमेंट फ्रूट ने कहा। तो जीने की इच्छा होगी इरोस और मरने की इच्छा हो गई थैनाटोस। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट्स आप याद रखना। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किसके, एरिक इरेक्शंस की थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो जितनी थ्योरीज मैं करा रही हूँ बहुत ही अच्छे से आप इसको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और देखिएगा यहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।